नमस्कार। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक सलाह दी, जिसमें कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा कि SC/ST कोटे में चाहे तो राज्य सरकार अलग से कोटा बना सकती है। शर्त यह है कि इसका ठोस आधार होना चाहिए। कोर्ट ने SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करने की भी सलाह दी। अब इस निर्णय के खिलाफ दलित और आदिवासी वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां असहज हो गई। निर्णय के खिलाफ नेताओं के बयान आने लगे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मामले में सफाई देनी पड़ी, लेकिन इतने से ही बात नहीं बनी और आज भारत बंद का ऐलान किया गया। हालांकि इसका बहुत ज्यादा व्यापक असर नहीं दिखा। कहीं कहीं ट्रेन रोकने की कोशिश हुई, रास्ते जाम किए गए, बाजार बंद कराए गए, लेकिन सबसे ज्यादा असर इसका बिहार में देखने को मिला। तो सवाल यही है कि आखिर क्या वजह रही कि दलितों के भारत बंद का सेंटर बिहार बन गया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन में वरिष्ठ पत्रकार मनोज मुकुंद जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही है, जो कि मैंने इंट्रो में भी इस बात का जिक्र किया कि यूपी बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, बिहार में अगले साल चुनाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस भारत बंद का असर अगर कहीं देखने को मिला तो वो बिहार में देखने को मिला। बिहार में ही क्यों हम सबसे ज़्यादा इसका असर देखें? इसलिए बिहार को हमको समझना होगा इस पूरे एपिसोड में कि बिहार जो है वो कास्ट पॉलिटिक्स का सेंटर है। अब बिहार से ही कोई भी अगर जाति की राजनीति की शुरुआत होती है, जाति की राजनीति के लिए आवाज उठती है, आरक्षण के लिए आवाज उठती है, तो वो आवाज बिहार से ही उठती है। इसको आपको समझना होगा। आप पुराने अतीत के पन्नों को पलटेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार जो है ना, मंडल आंदोलन का केंद्र रहा है। मंडल आंदोलन मतलब आरक्षण का आंदोलन। तो बिहार शुरू से इस मुद्दे को लेकर जागरूक रहा है और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसका माइलेज लेने के लिए, जाति के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए, क्योंकि बिहार को आप कास्ट पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकते। बिहार में और जाति में दोनों, मानिए बिहार की जाति राजनीति जो है एक दूसरे की पूरक है। तो बिहार में जाति को राजनीति से अलग रख के आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। और बिहार में क्या हुआ कि कल जो है आरजेडी, जो कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने इस बंद को समर्थन दिया। उससे पहले क्या था? उससे पहले इस आंदोलन को, जो स्वयंभू बंद था, जो सोशल मीडिया पर इसका प्रचार हुआ और सोशल मीडिया से हुआ कि 21 तारीख को भारत बंद होगा, तो इसके पीछे वही संगठन थे, वही राजनीतिक पार्टियां थी जो दलित और पिछड़ी जातियों की, पिछड़े वोट बैंक की राजनीति करती है। बिहार में आरजेडी एक अपवाद के तौर पर सामने आई कि उसने बंद को समर्थन दिया। उदय नारायण चौधरी पार्टी के नेता हैं, वो सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बंद का समर्थन किया। नतीजा हुआ कि ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, आप एक छोटे से कस्बे से लेकर राजधानी पटना तक बंद का असर दिख रहा है। हुआ ये कि भाई जो आरजेडी का बेस है हर गांव में, हर शहर में, तो आरजेडी के वर्कर शहर में निकले। और जो बाकी, और दूसरा कारण ये हो गया बिहार में कि चिराग पासवान जो LJP-R के अध्यक्ष हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, सत्ता के साथ है, बावजूद इसके उन्होंने इस बंद का समर्थन किया। अब चिराग पासवान जो कि सरकार के साथ है, एक बिहार में एक बड़ी ताकत रखते हैं, उनका भी आधार है, उनके भी वोट बैंक है अलग अलग इलाकों में, अलग अलग पॉकेट में, और आरजेडी जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो मतलब दो बड़ी ताकतें आज बंद के समर्थन में बिहार में आ गई, एक विपक्ष की, एक सत्ता पक्ष की। और बिहार को आपको देखना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि बिहार में जो आरजेडी है वो अपने लिए एक जो है ना दलित वोट बैंक में अपनी ताकत की तलाश कर रही है। आप इसको ऐसे समझिए कि आरजेडी ने समर्थन क्यों किया। आप बोलेंगे ना कि आरजेडी ने समर्थन क्यों किया, कि आरजेडी तो पार्टी नहीं है। लेकिन बिहार में 16% के आसपास दलित वोटर है, 5% के आसपास चिराग पासवान की पकड़ है, 3% दलितों के नेता जीतन राम मांझी हैं। आप बात समझिए। अब आरजेडी जो जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, ऑलरेडी एनडीए के साथ है, केंद्र में मंत्री हैं। तो बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, इनकी पार्टी जो है ना दलितों में अपना आधार बनाना चाहती है। क्योंकि अगर सिंगल कॉम देखेंगे, कास्ट देखेंगे, तो उसमें दलित 16% एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ना। तो उसमें तेजस्वी यादव की, आरजेडी की, विपक्ष की उतनी ज्यादा पैठ नहीं है, क्योंकि एक पॉकेट पर चिराग पासवान का कब्जा है जो इंडिया के साथ है, एक पॉकेट पर जीतन राम मांझी का कब्जा है, वो इंडिया के साथ है। तो और अभी श्याम रजक जो आरजेडी के एक बड़े नेता हैं, उनकी चर्चा चल रही है कि वो जेडीयू जा सकते हैं।
तो आप बात समझिए, तो अभी आरजेडी के पास उदय नारायण चौधरी, शिवचंद्र राम जैसे बहुत लोकल टाइप के लोकल पॉकेट वाले लीडर हैं। तो एक बड़ा मैसेज देने के लिए दलितों के बीच की, दलितों के हम भी हिमायती हैं, दलितों के बारे में हम भी सोचते हैं। बिहार में आदिवासी वोट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दलित 16% 17% होना अपने आप में एक बड़ा चंक है, जिसकी राजनीति जो है तेजस्वी यादव करना चाहते हैं और इसमें अपना आधार बनाना चाहते हैं, ताकि जो है विधानसभा चुनाव में इसका माइलेज दिया जाए और ताकि उस पॉकेट में भी अपनी पकड़ मजबूत की जाए। ये तो हम समझ गए कि आरजेडी क्यों समर्थन कर रही है और इसका ज़्यादा असर बिहार में क्यों देखने को मिला, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने इसका समर्थन किया, आपने समझाया अच्छे से। चिराग पासवान की क्या ये मजबूरी है कि भाई साथ देना पड़ेगा, भाई इस भारत बंद के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरह के सरकार के सही तो सहयोगी हैं और सरकार के सहयोगी होने के बाद भी अपने कहिए तो मोदी का हनुमान खुद तो कहते, तो हनुमान ने एक अलग रास्ता तो अख्तियार किया है। हाँ। अब इसको चिराग पासवान, जैसा मैंने पहले बताया कि तेजस्वी यादव क्या तलाश कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उस 16% वोट बैंक में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं कि भाई वो कहाँ खड़े होते हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उस पॉकेट में एनडीए का बड़ा बेस मजबूत हो चुका है। अब चिराग पासवान के अंदर भी इस बात का खतरा तो होगा ही। अब चिराग पासवान क्या है, चिराग पासवान इससे पहले तक, अभी लोकसभा का चुनाव छोड़ दीजिए, उससे पहले तक अपने आप को मजबूत बन के चल रहे थे, अपना बेस बढ़ा रहे थे और खुद को दलितों के नेता के रूप में, खुद को बिहार के भावी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो एक तरीके से चिराग पासवान के सामने खतरा तो है ना भाई, कि जो 16% वोट है, इसमें 5% उनका अपना वोट बैंक है। उसमें अगर मान लीजिए विपक्ष सेंध लगाता है, ये सेंटिमेंटल मुद्दा है, आरक्षण जो है सेंटिमेंटल मुद्दा है, और उस सेंटिमेंटल मुद्दा में अगर मान लीजिए आपका वोट बैंक छिटकता है, तो फिर तेजस्वी यादव अगर मान लीजिए चिराग पासवान के वोट बैंक में, मांझी के वोट बैंक में जो दलित 16% उसमें वोट बैंक में सेंध लगा लेते हैं, तो नुकसान तो इन्हीं क्या होगा, इन्हीं की पॉलिटिक्स का होगा। तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि चिराग पासवान और इस जो आरक्षण का मामला है, जो कोटा का एससी आरक्षण का मामला है, उसमें आप समझेंगे तो बिहार जैसे स्टेट में जो चिराग पासवान की कास्ट के लोग हैं, चिराग पासवान की जाति के लोग हैं, उनका वो बड़ा दखल रखते हैं। जब दलित जो 16% है उसमें जो है ना बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, और बिहार में 4 से 5% इनकी चिराग पासवान की जाति का अपना वोट है ना, जो कि आप देखेंगे तो यादवों के बाद सिंगल कास्ट में सबसे अधिक है बिहार में। तो चिराग पासवान को ये तो लगता होगा ना कि भाई हमारी अपनी जो जाति है और हमारे जो अपना जो समाज है उसको हम इंटैक्ट रखें अपने साथ। अगर मान लीजिए उसमें विपक्ष तोड़ लेगा, है ना, और ये सेंटिमेंटल मुद्दा है, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ सेंटिमेंटल मुद्दा है, तो एक तो इनकी मजबूरी है कि इनको कास्ट के साथ जाना है, अपने समाज के साथ जाना है, क्योंकि उससे अलग दिखेंगे तो उनको सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। एक तो ये, और दूसरा इस राजनीति के तहत चिराग पासवान बीजेपी को भी और जेडीयू को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपसे हम अलग लाइन लेके चल सकते हैं। अच्छा, हाँ, अब देखिए उन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ इसी पे लाइन नहीं लिया भाई, इस बंद को समर्थन जो है चिराग पासवान कर रहे हैं, जीतन राम मांझी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर देखिएंगे तो पार्लियामेंट में 1-2 बिल और आए हैं, जैसे वक्फ बोर्ड वाला बिल आया, तो उसका पार्लियामेंट में बड़ा समर्थन किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल को अगर वहाँ कमेटी में भेजते हैं तो बेहतर रहेगा। बात समझिए, अलग लाइन ली है ना। अभी लेटरल वाले मुद्दे पर, उसमें भी आरक्षण का मुद्दा था यूपीएससी वाला, उसमें भी उन्होंने अलग लाइन ली। बात समझ रहे हैं। तो एक तरीके से देखेंगे तो चिराग पासवान विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से, बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से एक अलग लाइन लेके एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी बना रहे हैं, खेल रहे हैं, को भी बता रहे हैं कि हम आपके भरोसे नहीं, हम अपना अलग अपना बेस जो है ना हम मजबूत कर रहे हैं, अपने बेस पे चल रहे हैं। अगर इसकी बात करें, भारत बंद वाली बात करें, तो इससे क्या आपको लगता है कि जैसे चिराग पासवान भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, तो इससे उनके और बीजेपी के रिश्ते में क्या खटास आ सकती है? अभी नरेंद्र मोदी भी मजबूरी समझते हैं कि हाँ भाई इसका अपना वोट बैंक है, कर लेने दो, देखिए ले दे के फायदा तो हमें ही होगा, क्योंकि चिराग पासवान मजबूत होंगे तो एनडीए मजबूत होगा। बिल्कुल। अब देखिए इसको समझना पड़ेगा इसे कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, अभी अगर 6 महीना पहले चलिए आप, है ना, जनवरी में नीतीश कुमार इधर आए हैं, जनवरी से पहले चलेंगे जो 1 साल 1.5 साल का जो गैप था, इसमें बीजेपी और जेडीयू साथ नहीं थी, उस वक्त चिराग पासवान जो है ना न उधर थे न इधर थे, एक अपनी धारा लेके चल रहे थे चिराग पासवान, हाँ अलग थे ना। उस दौरान बिहार में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में चिराग पासवान की प्रासंगिकता बहुत ऊपर गई, बहुत बढ़ गई। वो चिराग पासवान जहां जहां गए विधानसभा के उपचुनावों में, कुरहनी का उदाहरण है, गोपालगंज का उदाहरण है, तो वहां बड़ी संख्या में उनको देखने वाले, सुनने वालों की भीड़ आई। तो माना गया कि चिराग पासवान के पास अपना एक जो यूथ आइकॉन बने हुए हैं, जो यूथ वोटर है, जो उनका अपना कास्ट बेस वोट है, वो उनके साथ इंटैक्ट है ना। तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर है, उनके पास अपना एक बेस वोट
जो रामविलास पासवान के पास जो बेस वोट था, वो बेस वोट चिराग पासवान अपने पीछे खड़ा करने में कामयाब हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस बात को भली भांति समझते हैं कि चिराग पासवान को साथ लेकर चलना, उनकी छोटी छोटी जो बातें हैं उसको एड्रेस करना, क्योंकि उनको भी अपनी पॉलिटिक्स करनी है। उनको भी, चिराग पासवान की पार्टी जो है मूलतः जो है कास्ट बेस्ड पार्टी है, तो उनको भी कास्ट की राजनीति करनी है। तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री भी समझते हैं और मुख्यमंत्री भी समझते हैं, इसलिए उनकी बातों को एड्रेस किया जा रहा है। अब आगे फ्यूचर में क्या होगा, अब मान लीजिए अगले साल चुनाव है, साल भर से ऊपर का चुनाव वक्त बचा हुआ है बिहार के लिए, अब उस समय क्या होगा, किसकी महत्वाकांक्षा कहाँ जाती है, क्या सिनेरियो बनता है, उसकी बात तो नहीं कर सकते। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री भी समझते हैं, मुख्यमंत्री भी समझते हैं, और चिराग पासवान प्रासंगिक रहेंगे। 5 सांसद हैं उनके, और जरूरी भी है। बिहार, अगर मनोज जी बात करें जातिगत राजनीति की, जातीय आधारित राजनीति की, तो बिहार आपने कहा कि भाई सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर जाति और राजनीति को हम अलग नहीं कर सकते। हाँ। उसके बाद से जो दूसरा राज्य आता है वो है यूपी। यूपी में भी जातीय आधारित राजनीति खूब होती है, जातीय आधारित पार्टियां भी हैं, दलित पार्टियां भी हैं। तो यूपी के अंदर हम इतना ज्यादा असर नहीं देखे इस बार भारत बंद का। इसके पीछे क्या कारण? कहीं दुकानें बंद थी तो कहीं खुली थी, लेकिन मतलब वैसा व्यापक असर देखने को नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। अब इसका कारण ये रहा कि यूपी में जो बंद था, जो बंद को डायरेक्टली सपोर्ट देके, इस जो कोर्ट की जो सलाह थी, उसके समर्थन में अखिलेश यादव नहीं थे। अखिलेश यादव ने उस पर सवाल उठाए थे, समाजवादी पार्टी में सवाल उठाए थे, कांग्रेस भी उसके फेवर में नहीं थी। लेकिन जो 21 तारीख का, मतलब आज के डेट का जो भारत बंद का आयोजन किया गया, उसमें ना तो अखिलेश यादव का सपोर्ट रहा और ना ही कांग्रेस का सपोर्ट रहा। खुल के इन लोगों ने बंद को समर्थन नहीं दिया। बंद को समर्थन किसने किया? बंद को समर्थन किया मायावती की पार्टी बीएसपी ने। आकाश आनंद ने बयान दिया, शशि मिश्रा ने बयान दिया। उसके बाद आजाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर की पार्टी, उन्होंने बंद को समर्थन दिया। तो जहां जहां इनका होल्ड था, वहां बंद का तो असर दिखा, है ना। क्योंकि इनका अभी इस वक्त देखेंगे तो बहुत ज्यादा पूरे प्रदेश में, है ना, पूरे 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक उतना ज्यादा प्रभाव पर बीएसपी का और उसका नहीं है, आजाद समाज पार्टी का। तो जहां जहां जिस पॉकेट में इनका असर था, वहां दुकानें बंद थी, वहां गाड़ियां कम चली, और जहां जहां असर नहीं था वहां सब कुछ आराम से चलता रहा। खुलकर समर्थन में अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? मतलब क्या उनकी क्या मजबूरी रही? जैसे मैंने पहले कहा, शुरू में कहा कि देखिए अभी यूपी में चुनाव बाकी समय है अभी, है ना। बिहार में चुनाव सामने है, और बिहार में जो SC ST की पॉलिटिक्स है, वो SC वोट बैंक पर, दलित वोट बैंक पर बिहार में एनडीए के पॉकेट का, एनडीए के समर्थित दलों का एक तरीके से कब्जा है। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक पर एक तरीके से देखेंगे तो बीएसपी का कब्जा रहा है ना। दलितों में जो भी यूपी में भी दलितों में भी कई जातियां हैं, है ना। तो दलितों में जो एक जाति जो मायावती की जाति है, उस जाति के वोट बैंक पर बीएसपी का बड़ा कब्जा है। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जो है ना, नए नेता बने हैं, नए सांसद बने हैं, तो उनका भी अपना एक बेस वोट बन रहा है, उनकी भी अपने। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है ना, मूलतः जो समाजवादी पार्टी की राजनीति है, वो राजनीति है पिछड़ों की, बैकवर्ड पॉलिटिक्स की, ठीक है। हाँ, ओबीसी की, है ना, यादव वोट बैंक की। तो उनका फोकस मूलतः यादव पर, कुर्मी पर, कोयरी पर, इन जातियों पर रहा है। तो उसको लेकर वो समीकरण बढ़ाते रहे हैं। और जो दलित वाला, हालांकि बिना दलित के जो है ना, अभी अयोध्या के फैजाबाद के जो सांसद है अवधेश पासी, हाँ, वो भी दलित बिरादरी से आते हैं। तो उनको उन्होंने ऑलरेडी इतना आगे कर रखा है, हाइप दे रखा है, आप देख ही रहे हैं, खबरों में छाए हुए हैं, और उनको पूरा अपना स्टार बना के उनको समाजवादी पार्टी आगे करती है। बावजूद इसके, चूंकि यूपी में भी सामने कोई चुनाव नहीं है ना, उपचुनाव की बात छोड़ दे तो, है ना, सामने चुनाव नहीं है। और दूसरा, इस तरीके से अखिलेश यादव को लगता है कि जो वोट बैंक दलितों का है, वो मान के चल रहे हैं, वो वोट बैंक मायावती से धीरे धीरे खिसक के उनकी तरफ और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने वाला है, अगर बीजेपी कमजोर होती है तो। मतलब ये मान के बैठे हुए हैं, और ऐसा लोकसभा चुनाव में इस तरह के नतीजों ने बताया भी। तो वहां बहुत ज्यादा मेहनत करने की अखिलेश यादव को जरूरत नहीं है, शायद इसलिए समर्थन नहीं किया होगा डायरेक्टली खुल के, ऐसा मुझे लगता है। तो अब जो दलित संगठन मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भाई अपनी सलाह तो दे दी है, तो जो दलित संगठन मांग कर रहे हैं, इसका विरोध करें, इसका अब समाधान क्या है? क्या इसका क्या किस अब इसका समाधान देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए बताया कि भाई देखिए, एक SC में ST में क्रीमी लेयर को लागू कीजिए। कोर्ट ने कहा कि भाई कोटे के अंदर कोटा बनाइए। अब ये फैसला जो है ना, राज्य सरकारों के ऊपर है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तय करती है। जैसे बिहार का उदाहरण आप देखेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार ने इससे पहले ही पिछड़ों में पिछड़ा और अति पिछड़ा अलग कर रखा है, दलितों में दलित और महादलित अलग कर रखा है।
एक तरीके से समझिए केस स्टडी है ना। तो कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने बाकी स्टेट को भी कहा कि भाई ऐसा करके अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक डाटा है तो आप भी डाटा कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। अब ये करना राज्य सरकारों को है, स्टेट गवर्नमेंट को है। एक दूसरा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि क्रीमी लेयर जो है, जैसे ओबीसी में लागू है कि 8 लाख से ऊपर वाले जिनकी सैलरी होती है उनको क्रीमी लेयर के दायरे में लाते हैं, वैसे ही क्रीमी लेयर के दायरे में आप एससी एसटी में भी लेके आए। लेकिन आपको याद होगा कि अभी पिछले हफ्ते ये बीजेपी के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, दलित सांसदों ने। तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसको हम लागू नहीं करेंगे। बाद में मंत्री ने भी बयान दिया कि भाई जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो अपनी जगह है, लेकिन ऐसा कोई सरकार का इरादा नहीं है इस तरीके से कोटे में कोटा करने का या किसी क्रीमी लेयर एससी में खत्म करने का। लेकिन जहाँ तक भारत बंद का सवाल है, और भारत बंद करने से आप किस पर प्रेशर डालना चाहते हैं? जो लोग बंद का आयोजन किए, जैसे स्वयंभू बंद था, सोशल मीडिया की तरफ से एक माहौल बना था सोशल मीडिया पर, और उसके बाद बंद का आयोजन किया गया, पॉलिटिकल पार्टियों ने सपोर्ट किया। अब इसमें देखिए, कहने का मतलब ये रहा कि जब बंद हो गया, असर हुआ नहीं हुआ अलग चीज़ है, लेकिन बंद से समस्या का समाधान तो होना नहीं है। इस समस्या का समाधान कहाँ से होना है? समस्या का समाधान होना सरकार के स्तर पर। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको तो सरकार पर दबाव बनाना होगा ना, उनको सरकार से करना होगा, पार्लियामेंट से होगा। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है तो उस फैसले के लिए सरकार पार्लियामेंट में जाएगी ना। पार्लियामेंट में आपके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आपके सांसद बैठे हुए हैं, वो तय करेंगे कि भाई ये बिल पास होगा कि नहीं पास होगा, इसको होने देना है कि नहीं होने देना है। अब सड़क तो समस्या का समाधान नहीं करेगा। तो जो हुआ, अब चूंकि स्वयंभू बंद था, पॉलिटिकल अपना माइलेज लेना था, तो लोगों ने लिया और पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको समर्थन किया, किसी ने विरोध किया अपने अपने हिसाब से। अब हो गया जो होना था। लेकिन इसका प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नहीं होना है, मना कर दिया। भाई सबसे बड़ा नेता कौन है? प्रधानमंत्री है, उन्होंने कह दिया कि नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सलाह दिया कि आप अपना कर सकते हैं। अब इसको अगर मान लीजिए क्वेश्चन करना है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सलाह को नहीं मानना है, मान लीजिए कोर्ट की सलाह को चलो उन्हें करना है, तो संसद तय करेगा ना। संसद से सरकारें तय करेंगी, जो सरकार में लोग बैठे हुए वो तय करेंगे। सड़क पर प्रोटेस्ट करके, सड़क पर पॉलिटिकल माइलेज लेके तोड़ फोड़ करने से, है ना, लाठी चार्ज करवाने से, है ना, लोगों को डिस्टर्ब करने से इसका समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका समाधान तो जो उचित फोरम है वहां पर समाधान हो पाएगा। तो आज दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया, तमाम पार्टियों का समर्थन। आज सबसे ज़्यादा असर बिहार में दिखा। बिहार में इसका सबसे ज़्यादा असर क्यों रहा, इस पर हमने चर्चा की। चिराग पासवान जो सरकार के सहयोगी हैं वो भी भारत बंद के समर्थन में। इसका असर क्या होगा, उनके और भाजपा के रिश्तों पे इसका असर क्या पड़ेगा? यूपी में इसका असर बहुत ज़्यादा क्यों नहीं दिखा, अखिलेश यादव ने समर्थन क्यों नहीं किया? तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की। इसका हल क्या है, इस पर भी हमने बातचीत की। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में बताइए और देखते रहिए ABP लाइव।